ये थे हमारे सेलुलोज पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज हमारा एक लीनियर पॉलीमर होता है जो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा राजपूत। आज हम आपके लिए एक केमिस्ट्री की सीरीज ला रहे हैं जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल साइंस हमारा हर एग्जाम्स में आता है, हर पोर्शन में वो जीके और जीएस दोनों का एक पोर्शन कंबाइंड हो जाता है। तो हम आज वही सीरीज चलाने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एक क्या होता है, यानी बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज पाई जाती है। आज की क्लास हमारी दोनों लैंग्वेजेस में होगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो कौन सा वो एक ऐसा मेन कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि बायोगैस में प्रेजेंट होता है? आंसर इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अब बायोगैस होती क्या है? बायोगैस हमारी जनरली किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट में या मैन्योर प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है, यानी हर जो वो वेस्ट चीज में जो वो सड़ने गलने लगती है वहां पर बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो ये बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है किसी भी वेस्ट वगैरह से, मैन्योर, फर्टिलाइजर, प्लांट्स, फूड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट या दलदली एरिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो मीथेन को हम मार्शी गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्शी लैंड पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। मार्शी लैंड यानी दलदली एरिया जो होता है वहां पे मीथेन हमारी सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, इसीलिए मीथेन को हम मार्शी गैस भी कहते हैं। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए इसके साथ ही हम कुछ और भी पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि CNG यूज होता है। ये लेस पॉल्यूटेंट होता है, यानी काफी कम पॉल्यूशन करता है। तो CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी क्या होता है? मीथेन। इसके साथ ही हम अपनी एक और गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन, LPG का ब्यूटेन एंड बायोगैस का मीथेन। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए, साथ ही में इनकी फुल फॉर्म, यानी हमने टोटल 5 पॉइंट्स अपने क्लियर किए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीजन ऑफ ओजोन? ओजोन का डिप्लीजन में कौन सी गैस हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है? चलिए हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले ओजोन की। ओजोन क्या होती है? ओजोन हमारी अर्थ के ऊपरी एक सतह होती है जिसे सन की जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे कौन बचाते हैं? नहीं, वो रेज अर्थ पर बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। किसकी वजह से? ओजोन। यही ओजोन लेयर है जो कि उन यूवी जो हार्मफुल सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनको अर्थ तक क्लियरली नहीं पहुंचने देती है। तो ये कौन से स्पेस का एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी ओजोन लेयर है वो कौन सी स्फीयर पे या कौन सी लेयर पे पाई जाती है। तो इसका एक मेन आ जाता है हमारा कि ये हमारी कौन सी लेयर पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए अब हम पहले इसके आंसर पे बढ़ते हैं कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीजन ऑफ ओजोन। तो ओजोन डिप्लीजन को, ओजोन को जो हार्म कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस हार्म कर रही है? CFCS। इसकी फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी ये गैस है, ये गैस हमारी सबसे ज्यादा ओजोन के डिप्लीशन में रिस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से ये जनरली हमारे फ्रिज, AC, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यही गैस निकलती है एंड ये गैस हमारी किसके लिए हार्मफुल होती है? ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होती है। इसी तरह के एक हाइड्रोकार्बन्स और भी गैसेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो इसी की वजह से एक एंटार्क्टिका में एक होल पाया गया है, ओजोन होल एंटार्क्टिका में पाया गया है। तो अभी काफी गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी वर्क कर रही है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, जब पता चला था कि एंटार्क्टिका में एक ओजोन होल पाया गया है तो वहां पर, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल चलाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा 1987 में चलाया गया था पूरे वर्ल्ड के लिए।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किस चीज पर बेस्ड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था जिसमें सभी देश शामिल थे कि डिप्लीशन अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किस पर बेस्ड था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन पर। इसका मेन मोटिव था क्या था, प्रोटेक्ट द अर्थ, प्रोटेक्ट द अर्थ। तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है। ओजोन जो होती है वो किस यूनिट पे निर्धारित होती है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉप्सन। जो ओजोन लेयर है हमारी किस चीज पे मापी जाती है, डॉप्सन। कौन सी लेयर पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर पे। इसको बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में जो एक प्रोटोकॉल सबसे पहले चलाया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में चलाया गया था। मेन मोटिव था प्रोटेक्ट द अर्थ। तो हमारे कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, सल्फाइड्स हैं, जो कि डिप्लीजन ऑफ ओजोन में शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एलिमेंट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड। एसिड के बनाने में, एसिड के लिए सबसे मेन कौन सा एलिमेंट आपका जरूरी है। चलिए बात करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी एसिड को बनाने के लिए। हम सभी ने पढ़ा होगा कि एसिड जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड आयन किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज्यादा होती है तो वो कौन सा एसिड, कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। यानी हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस, किसी भी सॉल्यूशन में हमारे H प्लस आयंस होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। चलिए ये तो बात हो गई हमारी एसिड की कि हमारा एसिड को बनाने के लिए सबसे मेन एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। इसी के साथ ही हम एक बेस की भी बात कर लेते हैं। बेस में हमारा सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, OH, OH आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ये हाइड्रोक्साइड आयंस किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोक्साइड आयंस काफी ज्यादा मात्रा में तो वो क्या सॉल्यूशन बनाएंगे, बेस बनाएंगे। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो वो क्या सॉल्यूशन बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। चलिए बात करते हैं, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑक्साइड कॉज एसिड रेन। कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड रेन बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है एक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दूसरा होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी एग्जैक्टली एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन वो रेन होती है, रेन हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहलाती है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, क्या होती है वाटर की, तो रेन हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आती है रेन, यानी वो वाटर जब एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि उसको मिक्सचर बना देती हैं। तो इसी में ही हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों रेन में मिक्स होकर इसको क्या बना देते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन काफी हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए। अगर ये रेन है अभी हर जगह गिर रही है तो ये ह्यूमंस के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, अदर प्लांट्स के लिए, लैंड के लिए, तो इन सभी चीजों पर ये हार्मफुल होती है। तो ये इसके लिए हार्मफुल कौन बनाता है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज जो मेन चीज है कि ताजमहल का कलर येलो पड़ना। ताजमहल व्हाइट मार्बल्स का बना था, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये एसिड रेन की वजह से हुआ है। तो मार्बल का कैंसर भी किसे कहा जाता है, एसिड रेन को ही कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसका भी कलर चेंज किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। यानी जितनी भी मार्बल्स वगैरह की चीजें जो बनती हैं, आयरन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आयरन की बनी है, तो ये सब कलर चेंज करना ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एसिड रेन की वजह से हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये दो ऑक्साइड्स हैं जो कि एक नॉर्मल रेन को एसिडिक रेन बनाते हैं। एसिड रेन का पीएच और देख लीजिए, एसिड रेन का पीएच, एसिड रेन पीएच 6 to 6.5 के बीच में इसका पीएच होता है। ये पीएच इसको एसिडिक बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who given the atomic theory या who proposed the atomic theory? एटॉमिक थ्योरी किसने दी?
अब एटॉमिक थ्योरी का हमारा एक मेन पॉइंट ये होता है कि जितनी भी चीजें हैं हमारी, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, या उस मैटर को क्या बोलते हैं, एटम। यानी हमारी जितनी भी चीजें बनी है, जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी बनी हुई है, एटम की बनी हुई है। ये इनका एक मेन पॉइंट था। तो एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की? चलिए इसका आंसर हम सामने लिख देते हैं। एटॉमिक थ्योरी हमारी जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी, जॉन डाल्टन। ये देख लीजिए, ये काफी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। हु गिवन द एटॉमिक थ्योरी, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन। इसी के साथ ही हम एक चीज और क्लियर करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए इसी के साथ हमारे हम कुछ और पॉइंट्स इसी के बेस पर हम कुछ जान लेते हैं कि मैं एटॉमिक थ्योरी जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी, ये नियर अबाउट अर्ली 1800 सेंचुरीज में इन्होंने प्रपोज की थी। इसी के साथ ही हमारे 3 जो और मेन पॉइंट्स इसके लिए आ जाते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ये हमारे 3 कुछ इंपॉर्टेंट थे जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी बेसिक होते हैं। हम लोग एग्जाम्स में बेसिक चीज़ को छोड़कर काफ़ी हाई फाई चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी 1800 में, सन 1800 में। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द मेन अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर? यानी नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कि हमारा नेचुरली मिलता है, नेचुरली पाया जाने वाला कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से हमें मिलता है। तो विच इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर? द आंसर इज सेलुलोज। अब ये सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज हमारा कई सारे थाउजेंड्स ऑफ यूनिट ग्लूकोज से एक हमारा पॉलीमर बनता है। वो क्या होता है हमारा? सेलुलोज। यानी इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट इज लीनियर पॉलीमर। यानी थाउजेंड्स ऑफ यूनिट ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। ये हमारा प्लांट फाइबर होता है, प्लांट फाइबर। सेलुलोज की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कॉटन होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज कॉटन। यानी कॉटन जो होती है वो हमारी सेलुलोज की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की ही बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये थे हमारे सेलुलोज पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज हमारा एक लीनियर पॉलीमर होता है जो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। इसी से ही हमारी जो सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज की ही बनी होती है। ये मेन हमारा प्लांट फाइबर होता है। एंड सेलुलोज की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हमारी कौन सी होती है? कॉटन। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच गैस वॉज लीक्ड एट भोपाल ड्यूरिंग ट्रेजेडी एट दिसंबर, यानी 1984 में भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी, काफी बड़ी ट्रेजेडी थी ये, तो वो कौन सी गैस थी जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई? चलिए जानते हैं ये ट्रेजेडी थी क्या एग्जैक्टली। दिसंबर 2 या 3, 2 की नाइट और 3 की बात है ये। 2 की नाइट को भोपाल में एक कंपनी, एक इंडस्ट्री में, कंपनी में एक गैस लीक हुई। उस गैस से वो नेक्स्ट डे तक, सुबह तक आते आते वो पूरे शहर में फैल गई, एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर वो पूरे शहर में फैल गई। उसके बाद में नियर अबाउट मिनिमम, ये हमारा जो अमाउंट है, मिनिमम इसमें 4000 लोग मारे गए। उसके बाद में भी इस गैस का जो इफेक्ट रहा, ये आज भी वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह पर पाया जाता है, यानी प्री मैच्योर डेथ, प्री बर्थ डेथ, पेट में ही कुछ बच्चे प्री मैच्योर जो डेथ थी वो अभी तक इसकी वजह, इस गैस की वजह से होती आ रही है, मोर्टिबिलिटी, यानी कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो इस गैस की वजह से आज तक वहाँ पर देखी जा सकती है। ये उस टाइम से लेके अभी तक की सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी कही जाती है। कब हुई थी चलिए जानते हैं हम इसके पॉइंट। सबसे पहले कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी जो भोपाल की कौन सी फैक्ट्री में? यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यानी ये प्लांट्स केमिकल पेस्टिसाइड की कंपनी थी। इसी में 2 और 3 दिसंबर, 2 की नाइट को, 2 और 3 दिसंबर 1984, ये उसका ड्यूरेशन टाइम है। तो ये हमारी दो चीजें बहुत अक्सर पूछी जाती हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सी डेट एंड कौन सी गैस, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ये 3 बनते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पेस्टिसाइड कंपनी थी, 2 और 3 दिसंबर 1984 इसकी डेट। अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में या तो 2 होगा या 3 होगा, तो उनमें से कोई, ये दोनों डेट्स नहीं आती है एक साथ, इनमें से कोई एक ही डेट आती है, तो या तो वहां पे 2 आएगा या फिर 3 आएगा, तो जो भी आए आप उसमें राइट आंसर कर दीजिए। और कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एसिड इज अबेंडेंट इन ग्रेप्स, बनानास एंड टैमराइंड? टैमराइंड होती है हमारी इमली, बनाना, ग्रेप्स और टैमराइंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इन तीनों में हमने कुछ एसिड्स हम लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें हमारा इसका आंसर आता है हमारा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड यानी ये चीजें, ग्रेप्स, बनाना और टैमराइंड, ये खट्टा, इनके अंदर जो खट्टापन आता है वो किस एसिड की वजह से आता है? टार्ट्रिक एसिड की वजह से आता है। चलिए इसी के साथ ही हम कुछ और थोड़े बहुत जो हमारे इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि हमें इतना हार्म नहीं करता है। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? यानी जब मिल्क हमारा खट्टा होने लगता है, सोर इन टेस्ट में होने लगता है, यानी दही बनता है, तो किस एसिड की वजह से होता है? लैक्टिक एसिड, यानी मिल्क इनटू कर्ड किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड। ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट जो हमारे जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील? जनरली ये हमारे अलग होते हैं। व्हाट इज द मेन, यानी ये हमारे ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील, ये किनसे, ये किसी एक एलिमेंट से नहीं बने होते हैं, ये हमारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके तब ये चीजें बनाई जाती हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे, ये क्वेश्चन जनरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में आपका एनटीपीसी में, यूपी टेट, सी टेट में भी अक्सर ये पूछा गया है। ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले ब्रास की। चलिए बात करते हैं हमारे ब्रास की कि ब्रास किन एलिमेंट से मिक्स होकर बनता है। ब्रास हमारा 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिंक एंड कॉपर, यानी जिंक और कॉपर। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास क्या आता है? ब्रास। नेक्स्ट हमारी बात होती है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज सभी ने देखा होगा, मेडल वगैरह जो होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, 3rd पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, तो वो एक ब्लैक स्ट्रक्चर में होता है। तो ये ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? कॉपर एंड टिन।
कॉपर एंड टिन। ब्रास, जिंक एंड कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। बात करते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमारे सभी के घरों में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जलता नहीं है, कोई भी चीज नीचे उसमें लगती नहीं है। तो ये किसकी वजह से स्टेनलेस स्टील, इसमें कोई भी जंग वगैरह भी नहीं लगती है। तो बात करते हैं हम स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील ये हमारा किन से, मेन इसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन। यानी स्टेनलेस स्टील जो होती है वो हमारे आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम एंड सिलिकॉन से मिक्स होकर बनती है। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील, ये हमारे अलॉय होते हैं। अलॉय यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से को मिक्स करके जो एक हमारा धातु बनाया जाता है वो हमारा अलॉय कहा जाता है। चलिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस हम किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हमारी लाफिंग गैस कही जाती है। लाफिंग गैस यानी हैप्पी गैस। ये गैस हमारी नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं होता है। ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर भी नहीं होता है, इससे हमें दिखाई भी नहीं देती है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी तक, हमारी नोज तक पहुंच गई, उसके बाद हम क्या इसको हंसते ही रह जाते हैं विदाउट एनी रीजन। हम हंसते, हमें बात भी करनी होती है तो वो भी हम हंसते ही हंसते करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस, हैप्पी गैस भी कही जाती है। ये जनरली डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड में ही यूज की जाती है, और तो ज्यादा लाफिंग गैस की इतनी जरूरत नहीं होती है। और ये हमारा स्ट्रेस, ये मेडिकल फील्ड में यूज होती है क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस या एंजाइटी जो होती है वो दूर करने में हेल्प करती है। एंजाइटी मेडिकल फील्ड में ये यूज होती है। इसी के साथ ही हम अपनी एक दो और पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इसके अलावा भी और जो जो पूछे जाते हैं, एक हमारे होते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस होती है हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो क्या कहलाती है, ड्राई आइस। सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, ड्राई आइस। इसी तरीके से एक और हमारा क्वेश्चन आता है हैवी वाटर का फॉर्मूला। हैवी वाटर, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने किसी भी इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं कॉम्पिटिटिव उनसे लिए हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।